हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन। इस चैप्टर में हम इन इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हमारे देश के अंदर कैसे इलेक्शंस होते हैं, इन इलेक्शंस को कौन कंडक्ट करवाता है, और साथ ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड डिलिमिटेशन कमीशन के रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में भी समझेंगे। इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे विजुअल, एनिमेशन एंड एग्जाम्पल्स की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने कभी न कभी क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, फुटबॉल जैसा गेम जरूर खेला होगा। तो आप सभी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि किसी भी गेम को खेलने के लिए उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर भी इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जिसे फॉलो करते हुए हमारी कंट्री के अंदर रेगुलर बेसिस पे इलेक्शन कंडक्ट होते रहते हैं और कंट्री के पीपल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। सो हमारे चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी, मतलब चुनाव और लोकतंत्र। सो डेमोक्रेसी का यहाँ पर मतलब है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पर पीपल्स के पास पावर हो, एंड इलेक्शंस इसी डेमोक्रेसी का एक पार्ट है जिसमें सिटीजन्स को ये राइट मिलता है कि वोटिंग के माध्यम से वे अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके। आइए इस इलेक्शंस के कुछ बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशन को समझते हैं जो कि हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशंस हैं। जैसे इलेक्शंस के टाइम कंट्री के अंदर कौन एलिजिबल है वोट करने को, तो अपनी कंट्री के अंदर इलेक्शंस के टाइम वोटिंग करने की सबसे पहली रिक्वायरमेंट है वह व्यक्ति जो वोटिंग करने जा रहा है उसकी मिनिमम एज 18 या 18 से प्लस होनी चाहिए। सेकंड रिक्वायरमेंट है वह व्यक्ति अपनी कंट्री का सिटीजन होना चाहिए। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है वह व्यक्ति मेंटली साउंड होना चाहिए, मतलब दिमागी रूप से स्वस्थ। सेकंड क्वेश्चन है हु इज एलिजिबल टू कॉन्टेस्ट, मतलब चुनाव कौन लड़ सकता है। तो चुनाव लड़ने की सबसे पहली क्राइटेरिया है कि वह व्यक्ति इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है जो भी व्यक्ति इलेक्शन लड़ने जा रहा है उसकी एज 25 ईयर या 25 ईयर से प्लस होनी चाहिए। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट है वह व्यक्ति जो चुनाव लड़ने जा रहा है वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन है हमारी कंट्री के अंदर इन इलेक्शंस को कौन सुपरवाइज करता है। तो हमारी कंट्री के अंदर सभी इलेक्शंस को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, वे कंट्री के अंदर सभी इलेक्शंस को सुपरवाइज करती है। एंड ठीक इसी प्रकार से सभी स्टेट के पास अपना स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो कि सभी पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करवाती है। तो अभी तक हमने समझा किसके पास वोट देने का राइट है, कौन इलेक्शन लड़ सकता है और कौन इन इलेक्शंस को सुपरवाइज करता है। सो नाउ वी मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्शन सिस्टम इन इंडिया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे कंट्री के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम फॉलो किया जाता है जिसमें बहुत सारी छोटी बड़ी पार्टियां इलेक्शंस के टाइम पार्टिसिपेट करती हैं। इन्हीं मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो किए जाने के कारण हमारी कंट्री एफपीटीपी, मतलब फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के मेथड का इस्तेमाल करके रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर हमने अपनी एंटायर कंट्री को 543 कॉन्स्टिट्यूंसी में डिवाइड कर रखा है जिसमें ईच कॉन्स्टिट्यूंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होता है। इस एफपीटीपी सिस्टम के अंदर जो भी कैंडिडेट हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट को सिक्योर करता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसे इलेक्टेड डिक्लेयर किया जाता है। एंड इसी एफपीटीपी सिस्टम का दूसरा नाम है प्लूरैलिटी सिस्टम। एंड इस मेथड का इस्तेमाल हमारी कंट्री के अंदर लोकसभा इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत के इलेक्शंस के टाइम कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एफपीटीपी मेथड के अंदर कैंडिडेट को कोई भी मेजोरिटी ऑफ वोट सिक्योर करने की जरूरत नहीं होती। जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं वही कैंडिडेट विनर कहलाता है। आप इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए ABCD कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं और इन कैंडिडेट को वोट्स देने के लिए 100 पीपल्स हैं। मान लीजिए A कैंडिडेट को 20 वोट मिले, B कैंडिडेट को 30 वोट मिले, C को 29 मिले और D को 21 वोट्स मिले। तो इसमें हम वोटिंग की काउंटिंग देख के सिंपली बता सकते हैं कि B कैंडिडेट को सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिले हैं। लेकिन देखा जाए तो नंबर ऑफ वोट्स 50% से बहुत कम है, लेकिन फिर भी B कैंडिडेट इलेक्शन को विन कर जाएगा क्योंकि A, C एंड D के कंपेयर में B के पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं। और एफपीटीपी सिस्टम का मतलब ही है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स वही इलेक्शन को विन करेगा। तो यह था हमारा एफपीटीपी सिस्टम। चलिए आगे हम समझते हैं पीआर यानी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम को।
पीआर सिस्टम को समझने के लिए हम इजराइल कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे। तो यहाँ पर आप इजराइल कंट्री में हुए इलेक्शंस की एक लिस्ट देख सकते हैं, जिसमें पार्टियों के नाम, उन पार्टियों को परसेंटेज में मिले टोटल वोट्स एंड नंबर ऑफ सीट दिया गया है। पीआर सिस्टम के अंदर जिस भी पार्टी को जितने परसेंटेज में वोट्स मिलते हैं, उस परसेंटेज के बेस पे उस पार्टी को उतनी ही नंबर ऑफ सीट्स भी दी जाती है। इजराइल कंट्री के अंदर किसी भी पार्टी को लेजिस्लेचर की सीट तभी दी जाएगी जब उस पार्टी को इलेक्शंस के टाइम 3.25% वोट्स मिले हों। लेकिन वहीं एफपीटीपी सिस्टम के अंदर किसी भी पार्टी या फिर किसी भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के लिए कोई भी मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो यहाँ तक हमने समझा इजराइल कंट्री का एग्जाम्पल लेके किस प्रकार से पीआर मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कैंडिडेट को इलेक्ट करने में। नेक्स्ट आइए देखते हैं हमारी कंट्री के अंदर किन इलेक्शंस के टाइम पीआर सिस्टम का यूज किया जाता है कैंडिडेट को इलेक्ट करने के लिए। पीआर सिस्टम एफपीटीपी सिस्टम के कंपेयर में थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। पीआर सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी के कारण इसका इस्तेमाल केवल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा एंड विधान परिषद के इलेक्शंस के टाइम ही किया जाता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो इस टॉपिक में हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ एफपीटीपी एंड पीआर सिस्टम ऑफ इलेक्शन। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर हम अपनी पूरी कंट्री को स्मॉल ज्योग्राफिकल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूएंसी या डिस्ट्रिक्ट्स कहते हैं। वहीं पीआर सिस्टम के अंदर एक लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं, या कई बार पूरी कंट्री एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आता है। वहीं पीआर सिस्टम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट्स होते हैं। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर वोटर्स कैंडिडेट को वोट करते हैं, वहीं पीआर सिस्टम के अंदर वोटर्स पार्टी को वोट करते हैं। एफपीटीपी सिस्टम में पार्टी को वोट के कंपेयर में लेजिस्लेचर की ज्यादा सीटें मिल सकती हैं। वहीं पीआर सिस्टम में पार्टी को जितने परसेंटेज में वोट मिलते हैं, उतने ही परसेंटेज में लेजिस्लेचर की सीटें भी मिलती हैं। एफपीटीपी सिस्टम के अंदर कैंडिडेट को इलेक्शन विन करने के लिए कोई भी मेजोरिटी ऑफ वोट्स की जरूरत नहीं होती। वहीं पीआर सिस्टम के अंदर वही कैंडिडेट इलेक्शन विन करता है जिसके पास मेजोरिटी ऑफ वोट होते हैं। एफपीटीपी इलेक्शन मेथड का यूज करने वाली कंट्री के नाम है यूके एंड इंडिया। वहीं पीआर मेथड का यूज करने वाली कंट्री है इजराइल एंड नीदरलैंड। यहाँ तक हमने पीआर एंड एफपीटीपी सिस्टम में कंपैरिजन को समझा। आई होप यह टॉपिक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और आप सभी इजीली दोनों ही इलेक्शन मेथड के बीच में डिफरेंसेस को बता सकते हैं। Now next topic is why did India adopt the FPTP system? So इस टॉपिक में हम समझेंगे इंडिया ने FPTP सिस्टम को क्यों अपनाया, नीदरलैंड एंड इजराइल जैसी कंट्री में यूज होने वाले पीआर सिस्टम को क्यों नहीं अपनाया। सो हमारी कंट्री में FPTP सिस्टम अडॉप्ट करने के पीछे बहुत से रीजन है। इंडिया में एफपीटीपी सिस्टम को सक्सेस होने का फर्स्ट रीजन है इसकी सिंप्लिसिटी। सेकंड रीजन है इंडिया में जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुआ था उस समय केवल 15% एलिजिबल वोटर लिटरेट थे, जिसके कारण सभी वोटर्स के लिए पीआर सिस्टम समझना आसान नहीं था। थर्ड रीजन है एफपीटीपी सिस्टम में वोटर्स के पास क्लियर चॉइस होती है अपने फेवरेबल कैंडिडेट या अपने फेवरेबल पार्टी को वोट करने को। फोर्थ रीजन है एफपीटीपी सिस्टम में सभी वोटर्स के लिए अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है जहां पर वे वोटिंग के लिए जाते हैं और उनके पास एक क्लियर चॉइस होती है कि वह अपने किस रिप्रेजेंटेटिव को वोट कर रहे हैं और वो किस प्रकार से उनके लिए अकाउंटेबल है। सो ये कुछ मेन रीजन थे इंडिया के अंदर एफपीटीपी सिस्टम को अडॉप्ट करने के। सो नेक्स्ट टॉपिक में हम समझते हैं व्हाई नॉट इंडिया अडॉप्टेड पीआर सिस्टम। सो इंडिया में पीआर सिस्टम अडॉप्ट ना करने के पीछे भी बहुत से रीजन है, जिसमें फर्स्ट रीजन है स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। पीआर सिस्टम में मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि किसी भी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती, जिसके कारण बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां आपस में मिलकर एक कोलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करती हैं, जो कि स्टेबल नहीं होती। सेकंड रीजन है इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री में यदि पीआर सिस्टम को यूज किया जाएगा तो ये डर बना रहेगा कि सोसाइटी के अंदर सभी कम्युनिटी अपने कास्ट एंड रिलीजन्स के नाम पर पार्टियां बना लेंगी, और इंडिया के अंदर जो ऐसी कम्युनिटी है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ही कम है, उन सभी लोगों को पार्लियामेंट के अंदर अपने आप को रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी। सो ये कुछ मेजर रीजंस थे जिसके कारण हमारी कंट्री के अंदर पीआर इलेक्शन मेथड को अडॉप्ट नहीं किया गया। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अब हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसा अभी हमने पढ़ा था एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम के अंदर जिस भी कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं
वह कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी से चुनाव को जीत जाता है। इस एफपीटीपी इलेक्शन सिस्टम के कारण जो हमारी कंट्री के अंदर स्मॉलर पार्टियां हैं और स्मॉलर सोशल ग्रुप्स हैं, उनको कई बार चुनाव के समय बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री रह चुकी है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को लेकर। तो इस सिचुएशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर को समझ में आया कि यदि हमारी कंट्री के अंदर कंटिन्यूसली एफपीटीपी इलेक्टोरल सिस्टम चलता रहेगा तो जो हमारी कंट्री के अंदर डोमिनेंट सोशल ग्रुप्स एंड कास्ट्स हैं, उनके लिए समाज में उठना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और वे हमेशा के लिए अनरिप्रेजेंटेटेड रह जाएंगे। इस समस्या से निकलने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स का सुझाव देती है। तो सबसे पहले समझते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स होता क्या है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के अंदर किसी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है। मान लीजिए एक कम्युनिटी है और उसके लिए हमने एक सीट को रिजर्व कर दिया और इलेक्शंस के टाइम केवल एक कम्युनिटी के लोग ही उस सीट के लिए वोट कर सकते हैं, जिसके कारण हमारी कंट्री के लीडर्स को लगता है यदि हम सेपरेट इलेक्टोरेट्स को अपनाते हैं तो हमारी कंट्री के अंदर भेदभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और बाद में हमारे लीडर्स डिसाइड करते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं चलेगा, जिसके बाद हमारी कंट्री एक नए तरीके के रिजर्वेशन सिस्टम को अडॉप्ट करती है, जिसे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के नाम से जानते हैं। इस सिस्टम के अंदर कुछ सीट्स को पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिजर्व कर दिया जाता है, जिसमें केवल उसी पर्टिकुलर कम्युनिटी का ही मेंबर इलेक्शंस के टाइम उस सीट के लिए इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है और कोई दूसरा मेंबर उस सीट का यूज नहीं कर सकता। और इसी सिस्टम को हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी के नाम से जानते हैं। और हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि जो हमारे समाज के अंदर सोशली डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, उन्हें प्रमोट करने के लिए लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस में एससी एंड एसटी कास्ट्स के लिए कुछ सीटें रिजर्व होती हैं। स्टार्टिंग में जब रिजर्वेशन सिस्टम आया था तो हमारे कंट्री के लीडर्स ने डिसाइड किया था कि इस रिजर्वेशन सिस्टम का जो टाइम पीरियड है केवल 10 साल के लिए ही होगा, जिसके बाद एससी एंड एसटी कास्ट्स के लोगों को कुछ इक्वेलिटी मिल जाएगी और इसके बाद हम इस रिजर्वेशन सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि हम इस सिस्टम को डिसकंटिन्यू कर दें, बल्कि इसकी जगह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर 10 साल के बाद एक अमेंडमेंट होता है और इस रिजर्वेशन सिस्टम को और आगे 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। लेटेस्ट अभी 2020 के अंदर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुआ और इस रिजर्वेशन सिस्टम को एक्सटेंड करके इसका टाइम पीरियड 2030 तक कर दिया। तो आइए देखते हैं कितनी नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व हैं इन बोथ ग्रुप्स के लिए हमारे लोकसभा के अंदर। तो हमारे लोकसभा के अंदर 543 इलेक्टेड सीट्स हैं, जिसमें 84 सीट रिजर्व हैं शेड्यूल कास्ट्स के लिए एंड 47 सीट रिजर्व हैं शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। और ये जो डाटा है ये अकॉर्डिंग टू 26 जनवरी 2019 का है। लेटेस्ट डाटा जानने के लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। तो अभी आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि कौन डिसाइड करता है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी की कितनी सीटें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होंगी और इन बेसिक डिसीजंस को कौन लेता है। सो इन सभी डिसीजंस को डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा लिया जाता है। डिलिमिटेशन कमिश्नर को प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है और डिलिमिटेशन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ मिल करके काम करती है। आइए देखते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के और कौन कौन से काम होते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन एससी एंड एसटी रेसिडेंसी के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग स्टेट वाइज नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स को रिजर्व करती है। सेकंड वर्कर डिलिमिटेशन कमीशन एग्जामिन करती है पॉपुलेशन कंपोजिशन का, जिसके बाद वह कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को ड्रॉ करती है। अभी हमारे कंट्री के अंदर ऐसी बातें भी चल रही है सिमिलरली जिस प्रकार से एसटी एंड एससी के लिए सीट्स रिजर्व है, ठीक उसी प्रकार से जो हमारी कंट्री के अंदर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप है उनके लिए भी सीट्स रिजर्व की जाएं। एंड साथ ही में लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर ऐसा देखने को पाया जाता है कि जो विमेंस का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज्यादा ही कम है। सो विमेंस के लिए लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज के अंदर कुछ सीटों को रिजर्व किया जाए, ऐसी बातें चल रही हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि हमारे कंट्री के अंदर जितने भी इलेक्शंस कंडक्ट हो रहे हैं इन सभी में इम्पार्शियलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी
ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है वोटर्स की जो एस्पिरेशंस होती है जब इलेक्शंस का रिजल्ट आए तो उसमें एक्सप्रेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटर किसी और पार्टी को इलेक्शन में वोट कर रहे हैं और जब रिजल्ट आता है तो इलेक्शन का रिजल्ट ही चेंज हो जाता है, कोई और पार्टी इलेक्शन को विन कर लेती है। अब हम समझते हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड राइट टू कॉन्टेस्ट के बारे में। मतलब वोटर्स कौन होते हैं, किनके पास राइट टू वोट है और कौन इलेक्शन लड़ सकता है। सो हमारी कंट्री के अंदर फॉलो किया जाता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसके अकॉर्डिंग यदि आप कंट्री के सिटीजन है और आपकी एज 18 या 18 से प्लस हो गई है तो आपके पास राइट टू वोट है। राइट टू वोट के लिए किसी भी पर्सन की सैलरी, कास्ट, कम्युनिटी कुछ भी नहीं देखा जाता। उन सभी को राइट टू वोट दिया जाता है जिसकी एज 18 या 18 ईयर से प्लस हो गई है और वह कंट्री का सिटीजन है। बहुत सी कंट्रीज में ऐसा भी देखने को मिला है कि वीमेंस के पास राइट टू वोट नहीं था और बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद उन्हें राइट टू वोट मिल पाया है। लेकिन हमारी कंट्री के अंदर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। हमारी कंट्री में मैन एंड वीमेन दोनों को ही राइट टू वोट एक साथ ही मिला था। हमारी कंट्री के अंदर सन 1989 से पहले जो सिटीजन्स के पास राइट टू वोट था उसकी एज थी 21 ईयर। इन 1989 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट होता है जिसमें राइट टू वोट के एज को 21 ईयर से रिड्यूस करके 18 ईयर कर दिया जाता है। अभी हमने राइट टू वोट के बारे में समझा। आइए अब समझते हैं किन सिटीजन्स के पास इलेक्शन के टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का अधिकार होता है। कंट्री के सभी सिटीजन्स के पास राइट होता है कि वह इलेक्शन लड़ सकता है और लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। सो कंट्री के किसी भी सिटीजन्स को इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ मिनिमम एज रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना होता है। फॉर एग्जाम्पल लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस में कैंडिडेट की एज मिनिमम 25 साल या 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। यदि कोई सिटीजन चाहता है इलेक्शन लड़ना और वह किसी ऑफेंस को लेकर 2 या 2 साल से ज्यादा जेल में है तो इस केस में उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने से। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का काम होता है कि वह इलेक्शन कंडक्ट करवाए और उन इलेक्शंस को सुपरवाइज करे। सेकंड वर्क है कि इलेक्शन कमीशन यह इंश्योर करे कि कंट्री के अंदर सभी इलेक्शन फ्री एंड फेयर तरीके से कंडक्ट हों। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन के ड्यूटी के बारे में बताता है, जैसे इलेक्शन का प्रिपरेशन करना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, इलेक्शन को कंट्रोल एंड मॉनिटर करना। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर सभी स्टेट्स के पास अपने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन के लोग होते हैं यह लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को नहीं देखते, क्योंकि इन लोकल बॉडीज के इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए सभी स्टेट्स के पास अपना एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है कि इन सभी लोकल लेवल के इलेक्शंस को मॉनिटर करता है। तो आइए देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर कितने मेंबर होते हैं। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर हमें देखने को मिला है कई बार सिंगल मेंबर होते हैं और कई बार मल्टी मेंबर होते हैं। टिल 1989 से पहले इलेक्शन कमीशन में केवल एक सिंगल मेंबर होता था, लेकिन जस्ट 1989 के जनरल इलेक्शंस के बाद हमें देखने को मिलता है कि 2 इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किए जाते हैं। लेकिन इसके कुछ समय के बाद हमें देखने को मिलता है इलेक्शन कमीशन के अंदर केवल एक सिंगल मेंबर होता है। लेकिन आफ्टर 1993 के बाद हमें देखने को मिला है कि मोस्ट ऑफ द टाइम 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इलेक्शन कमिश्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 6 साल या जब तक उनकी एज 65 साल नहीं होती तब तक के लिए वह अपनी सर्विस को कंटिन्यू करते हैं। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके टाइम पीरियड से पहले उसे रिमूव करना हो तो उसके लिए प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत होती है, जिसके बाद ही हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को उसके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। यदि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने का प्रोसेस इतना टफ ना होता तब कोई भी रूलिंग पार्टी अपने अकॉर्डिंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करवा देती प्रेसिडेंट के द्वारा। नेक्स्ट अब हम समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वाइड रेंज ऑफ फंक्शंस हैं। नंबर 1, वोटर लिस्ट को अपडेट करना। इसका मतलब कंट्री के अंदर वे पीपल जो एलिजिबल हो गए हैं वोटिंग के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट में ऐड करना, और वे पीपल जिनकी डेथ हो गई है या फिर वो नॉन एलिजिबल है वोटिंग के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट से रिमूव करना। इलेक्शन कमीशन का सेकंड वर्क है टाइमली इलेक्शन शेड्यूल को प्रिपेयर करना। जैसे इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म की डेट को
डिक्लेयर करना, इलेक्शन डेट एंड पोलिंग बूथ के प्लेस को बताना और साथ ही में वोट की काउंटिंग और फाइनल रिजल्ट की डेट को भी कंफर्म करना इलेक्शन कमीशन का ही काम होता है। इलेक्शन कमीशन के पास पावर होती है कि वह इलेक्शन को पोस्टपोन या इलेक्शन को कैंसिल कर सकता है इंटायर कंट्री और स्पेसिफिक स्टेट के अंदर। इलेक्शन कमीशन एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है जिनको पार्टीज एंड कैंडिडेट के द्वारा फॉलो किया जाता है। मान लीजिए एक सेट ऑफ रूल होता है जो कि इलेक्शंस के टाइम सभी पार्टीज एंड कैंडिडेट्स को फॉलो करना होता है। इलेक्शन कमीशन का नेक्स्ट वर्क है पॉलिटिकल पार्टीज को रिकग्नाइजेशन देना और यदि कोई नई पार्टी बन रही है तो उनको सिंबल्स अलॉट्स करना। यहाँ तक हमने समझा इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के बारे में। एंड नेक्स्ट हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक को समझेंगे जो है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी सिस्टम हमेशा परफेक्ट नहीं होता, उसमें टाइम टू टाइम पे चेंजेस करने की जरूरत पड़ती रहती है। ठीक उसी प्रकार से हमें इस टॉपिक में समझना है क्या कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं हमारे इलेक्शन सिस्टम के अंदर उसे और भी बेटर बनाने के लिए। फर्स्ट डिमांड है जो पार्लियामेंट एंड असेंबलीज के अंदर वीमेन का पार्टिसिपेशन है इसे और भी बढ़ाया जाए। क्यों ना इसे प्रमोट करने के लिए वीमेन के लिए 1/3 सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए। सेकंड पॉइंट कह रहा है जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर मनी है उसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि ऐसा देखने को मिलता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है वह आसानी से इलेक्शंस को विन कर लेता है। सो पॉलिटिक्स के अंदर जो एक्सपेंसेस है इलेक्शंस के टाइम मनी का उसको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रिमिनल केस। तो जैसा कि हमें आज के पॉलिटिक्स में देखने को मिल रहा है जो क्रिमिनल लोग हैं उनका पार्टिसिपेशन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो क्रिमिनल लोग पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व ना हो तो इसको रोकने के लिए हमें स्ट्रिक्ट लॉज बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है जितने भी कास्ट एंड रिलीजियस के बेस पे कैंपेनिंग होते हैं इन सभी को कंप्लीटली बैन कर दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके सभी काम ट्रांसपेरेंट एंड डेमोक्रेटिक मैनर में हो। नेक्स्ट एंड सभी वोटर्स को ये खुद इंश्योर करना चाहिए कि वह किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के मनी एंड मसल पावर के प्रेशर में आकर के वोटिंग ना करे। और इसी के साथ दोस्तों ये चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और भी चैप्टर की ऐसी एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।